नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की जिद हो तो हर मुश्किलें आसान हो जाती है, मंजिल मिल ही जाती है। और अगर ये जिद एक जनरल की हो तो मुश्किलें अपने आप घुटने टेक देती है। मोदी सरकार में एक ऐसे ही जिद्दी जनरल हैं जो मुसीबतों से कुछ ऐसे डील करते हैं जैसे वो मुसीबत कभी थी ही नहीं। जी हाँ, वो पेशे से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सपनों की उड़ान अभी भी बाकी है। गाजियाबाद सीट से 2 बार के सांसद जनरल वीके सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। सर, मोदी सरकार 9 साल के कार्यकाल को सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी हर एक स्तर पर इसे सेलिब्रेट कर रही है। आप मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी सरकार में अभी मंत्री हैं फिलहाल, तो क्या कुछ बदला है? देश कितना बदला और कितना बदलना अभी बाकी है? सबसे पहला सवाल आपसे। शिखा जी, अगर मैं कहूँ कि इन 9 वर्षों में एक अप्रत्याशित बदलाव आया, अनप्रेसिडेंटेड चेंज, और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इससे पहले के समय को कंपेयर करिए और अब 14 के बाद 30 मई 2014 के बाद क्या हुआ है उसको देखिएगा। जब हम किसी भी देश की बात करते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो बदलाव को जाहिर करती हैं। पहली है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। दूसरी है सामाजिक स्थिति क्या है, और तीसरी है पॉलिटिकल स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। और अगर हम तीनों को हम लेते हैं, आज पूरे विश्व में, और ये हम बड़े गर्व से कहते हैं, पूरे विश्व में अगर 6.5 से ज़्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ करती हुई कोई इकोनॉमी है वो भारतवर्ष है। अमेरिका और चीन हमारे आसपास नहीं है। आज से 9 साल पहले हम जहाँ पर थे उस मुकाम से निकलकर 10वें स्थान पर थे। हम उस मुकाम से निकलकर आज हम 5वें स्थान पर पहुँचे हैं जीडीपी की ग्रोथ के अंदर। ट्रिलियन 3.75 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है, और इतने छोटे समय में ये जो बदलाव आया ये अपने आप के अंदर अप्रत्याशित है। और अप्रत्याशित इसलिए है, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये दर्शाता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक मैं छोटा सा आपको आंकड़ा देना चाहूँगा जी। एफडीआई, हमारी जो एफडीआई जो है इन 9 साल के अंदर हर साल बढ़ती चली गई है। और मज़े की बात यह है कि अगर हम 1947 से अगर हम लें और आज तक अगर हम उसको लेते हैं तो इसमें 65% जो इजाफा हुआ है 1947 से आज तक, अगर 60% जो इजाफा हुआ है वो इजाफा हुआ है 2014 से लेके आज तक। यानी कि उससे पहले सिर्फ 40% आपके पास एफडीआई आई थी, अब आपके पास इन 9 वर्षों के अंदर 60% और एफडीआई आई है। 532 करोड़ और समथिंग लाइक ट्रिलियन, 532 ट्रिलियन आपके पास आई है। अब एफडीआई का क्या मतलब है? एफडीआई का मतलब है कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा है। अगर आप मुझे पैसे देते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए तो आपको मुझ पर भरोसा है जी। आज 162 देशों को भारत पर भरोसा है। उनका पैसा हमारे यहाँ लगा है, और ये तकरीबन 61 सेक्टर्स में लगा, 1-2 में नहीं लगा जी। 61 सेक्टर्स में लगा है, और ये 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लगा है। लुक एट द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ इट। नो, दैट शोज योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दैट शोज वेयर यू आर। ये आपका जो 9 साल के अंदर जो भी स्कीम चलाई गई, चाहे उसका विरोध हुआ या नहीं विरोध हुआ, आज हम जिस मुकाम पर हैं वो एक बहुत बड़ा मुकाम है। जी। अगर हम अपनी सामाजिक स्थिति को लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी योजना चलाई वो सर्वस्पर्शी थी। इट टच्ड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी
आपका आपकी जाति ये है तो आपके लिए नहीं है, आपका धर्म ये है तो ये नहीं है। आप उसके अगर स्कीम के पात्र हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट स्कीम। इससे सोसाइटी मजबूत होती है, सोसाइटी आगे चलने के लिए काम करती है। और उसके बाद आपने हर वर्ग का ध्यान दिया, आपने गरीबों का ध्यान दिया, किसानों का ध्यान दिया, युवाओं का ध्यान दिया, महिलाओं का ध्यान दिया। आपने वो सब कोशिश की जो कि 2014 से पहले शायद हम पूरी तरह देख नहीं पाए थे। और तीसरी चीज़ है, जब हम पॉलिटिकल कंडीशंस अपनी लेते हैं, आज आप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल उसमें हैं, आज पूरी दुनिया में आपका सम्मान है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री कहे जाते हैं तो उनको बहुत आदर मिलता है जी। और ये सब किस लिए? इसलिए कि आपकी आज पॉलिटिकल स्थिति मजबूत है। आप रूस के भी दोस्त हैं, आप चीन के भी, आपने कोशिश की उनसे दोस्ती करने की, अमेरिका के भी दोस्त हैं, आप यूक्रेन के भी दोस्त हैं, आप सऊदी अरेबिया के भी दोस्त हैं, इजराइल के भी दोस्त हैं। यानी कोई वो नहीं रखा हमने कि हम किसी के साथ द्वेष हो हमारा, हम सबके साथ दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती के साथ साथ हम अपनी राह चुनने के काबिल हैं। जी। तो ये अप्रत्याशित बदलाव है और ये ही हमको आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल आगे लेकर के जाएगा और आगे लेकर के जा रहा है, और यही वजह है कि दूसरे कार्यकाल को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने वाले हैं और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सिंह साहब, जब भी किसी भी देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को देखा जाता है या कितना डेवलप्ड है, तो कहते हैं कि वहाँ की सबसे पहले आप सड़कें देख लीजिए। सड़कें आप देखेंगे, वहाँ का डेवलपमेंट आपको अंदाज़ा लग जाएगा। चूँकि आप केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ऐसे में जो सपना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तौर पर, क्या आपको लग रहा है कि क्या भारत मोदी सरकार उसे पूरा कर पाई है, जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा? हम उसके आगे चले गए। हमने अटल बिहारी जी की जो सोच थी जी। उसके अंदर मोदी जी की दूरगामी सोच जुड़ गई, तो हमने एक नए तरीके से सब कुछ करने की कोशिश की। आपका भारतमाला परियोजना है, आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, आपकी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है, आपके कोशिश की गई कि जहाँ से आपके मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वहाँ से आप पोर्ट तक सीधे जा सकें। जी। आज अगर कोई रोड्स पर चलता है तो कहता है कि हमें बड़ी खुशी होती है। आप अम्बाला से चलिए, कोटपुतली तक जाइए, और मैं आपको यकीन के कैसे कह सकता हूँ, अगर आप अपना ग्लास रखेंगी कार के अंदर, उसका पानी नहीं छलकेगा और आप 140 की रफ्तार से जा सकते हैं। हमारे मुंबई वाला जो रोड है, दिल्ली मुंबई, वह रोडरा होते हुए जब कंप्लीट होगा 12 घंटे में आप जा सकते हैं। समय की और ईंधन की बचत देखिए कितनी है। अमृतसर से लेकर सिरसा होते हुए बीकानेर के पास से होते निकलते हुए हम जामनगर तक जाएंगे सीधे। यानी कि सारा मैन्युफैक्चरिंग हब सीधा आप उन पोर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं। सारी योजना, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी देखिए जाकर कितनी बढ़िया हो गई, चार धाम की कनेक्टिविटी देखिए कितनी बढ़िया हो गई। आज हर तरीके से जो रोड्स का जो जाल बिछा है, और जैसे कि गडकरी जी कहते हैं कि 1 साल में हमें और दीजिए, हम अमेरिका से अच्छी रोड बनाकर उनसे ज़्यादा रोड बनाकर दिखाएंगे। जी। और ये सिर्फ रोड्स का ही नहीं है, आप रेलवेज़ का देख लीजिए। 2014 से पहले 33% के करीब इलेक्ट्रीफाइड था, आज 96% इलेक्ट्रीफाइड है। जी। आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, पहले आपके पास 74 थे, आज आपके पास 148 है और बढ़ रहे हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इकोनॉमी में। कारण उसका ये है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो 200-300 इंडस्ट्रीज़ को उसका फ़ायदा होता है। अब 200-300 इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स को फ़ायदा होता है। वर्कर का कौन है? वो आपका आम नागरिक है, उसको फ़ायदा होता है। तो ये चारों तरफ स्प्रेड होता है पैसा, और उससे आपकी इकॉनमी बढ़ती है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया,
हमारी जीडीपी का 2/3 हिस्सा हमारे मार्केट से आता है, बाहर से डिपेंडेंट नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट पे अभी भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट से आता है। ये हमारे मार्केट की ताकत है। जनरल, आई स्टिल रिमेंबर 2017 और प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन बोली। उन्होंने वो कहा कि जब हवाई चप्पल पहनने वाला एक शख्स हवाई सफ़र करेगा तो मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी फ़्लाइट्स की, अगर आप बालासोर की घटना ही देख लें तो उस समय फ़्लाइट्स के दाम 80,000 के पार चले गए। कोरोना काल में देश इकोनॉमी के क्राइसिस से जूझ रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे बदलाव हैं जो होने चाहिए थे। तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे डील किया जाएगा, इसको लेकर के आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, 2-3 चीज़ समझने की है। पहली चीज़, एयरलाइन अनियंत्रित है। द गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल देम। ठीक, वी वांट देम टू रन। कोरोना काल के अंदर एविएशन इंडस्ट्री पूरे विश्व के अंदर बैठ गई जी आज भी हमारी कोई एयरलाइन प्रॉफिट में नहीं है। जी, ट्रू दैट। तो और इनका क्या है कि जब बालासोर की बात हुई उसके एकदम से जैसे हम लोगों को पता चला जी कि ज़्यादा चार्ज हो रहा है, एयरलाइंस को बोला गया कि आप इसको एकदम से कम करिए, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब सोचते नहीं है, हर चीज़ मार्केट फोर्सेस पर चलती है, डिमांड बढ़ती है, दाम बढ़ जाते हैं। उस टाइम किसी ने सोचा नहीं कि ये बालासोर के कारण जो हो रहा है तो इसलिए टिकटें आपकी ज़्यादा होगी। हमारी कोशिश ये है किसी न किसी तरीके से प्राइस नियंत्रण में रहे। पूरे विश्व के अंदर एटीएफ के दाम बढ़े, भारत के अंदर एटीएफ सबसे महंगा है जी और एटीएफ को का जो फ़र्क पड़ता है एयरलाइन पर, उसको कम करने के लिए हमारे मंत्री जी ने सब मुख्यमंत्रियों से बात की। 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सब राज्यों ने अपना वैट घटा दिया। किसी ने 1% कर दिया, किसी ने 4% कर दिया, किसी ने 6% रखा। लेकिन ये सब कम होने से फ़ायदा ये हुआ कि जो एटीएफ का जो खर्चा एयरलाइन पर पड़ता है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो पैसेंजर को उसका बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। जी तो हमारी कोशिश ये है कि इसको कम किया जाए। और जहाँ तक उड़ान है उसका एक मैकेनिज़्म अलग है, उसके एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर टिकट का प्राइस फिक्स्ड है और वो कम से कम है। और उनको एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक तरीका अपनाया गया है ताकि एयरलाइन बैठ ना जाए। तो कोशिश हमारी ये है कि एयरलाइन भी चलनी चाहिए, मुसाफिरों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए और देश की इकोनॉमी ठप नहीं होनी चाहिए। जी सिंह साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ किया भी है। आप इकोनॉमिकल आप बात करें, सड़कों की खास तौर पर आप बात करें, डेवलपमेंट ये हुआ ही है। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर ट्रैफिक भी जाहिर तौर पर बढ़ रहा है, नए नए फ्लाइट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब ऐसे में सर कई राज्य अभी भी सिंह साहब ऐसे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं चलती हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं हैं। तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे? इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी कि लोगों को सस्ती फ़्लाइट्स पे मिल जाए और एयरपोर्ट्स जो होने लाजमी है वो होने भी चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वो एयरलाइन वहाँ पे जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। हम कोशिश करते हैं कि उनको वो रूट दिया जाए, लेकिन उनकी एनालिसिस अगर कहती है कि वहाँ पे उनको नुकसान होगा, हम पहले ही घाटे में हैं, इसलिए उस पर नहीं जाते, उसको लेते नहीं हैं बिडिंग के अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम जल्दी चालू हो जिसके अंदर छोटे हवाई जहाज हों, ताकि हब और स्पोक मॉडल के ऊपर वो छोटी जगहों से टियर 3 सिटीज़ से पैसेंजर्स को टियर 1 सिटी तक ले आएँ, वहाँ से वो और जगह की यात्रा कर सकते हैं। इन पे सब पे काम चल रहा है और मेरा मानना है कि ये काम हमें इसमें जल्दी सफलता मिलेगी और हमने जो वायदा किया है लोगों से वो वायदा पूरा करेंगे।
जनरल, अब थोड़ा सा सियासी खबरों की ओर रुख करते हैं। एक नया ट्रेंड सा चल गया है कि आप विदेश में बैठ जाइए और सरकार है उनकी आलोचना कीजिए। राहुल गांधी जिस तरीके से गए, उन्होंने सरकार की आलोचना की। हालांकि उनकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भी भाषण देते हैं तो वो भी आलोचना करते हैं। तो अगर हम देश के अंदर नहीं बोल सकते तो कम से कम बाहर बैठ के बोल सकते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में आलोचना कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो अगर कांग्रेस कर देती है, राहुल गांधी कर देते हैं आलोचना, तो उसमें हर्ज क्या है? देखिए जी, ऐसा है कि आप पार्टी की आलोचना करिए, कोई बात नहीं है। वो तो एक सियासी चीज़ चलती रहती है, कोई विपक्ष में होता है, कोई सत्ता में होता है। आप पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने मुझको तंग कर रखा है लेकिन आप भारत को गाली नहीं दे सकते। एंड आई टेक ए स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेज टू दैट। और अगर किसी के अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है कि भारत में और सियासी चीज़ में फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से इनको खुद सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। General, 2024 is very nearby. You guys are preparing for elections. 2024 के चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। 2 राज्यों में आप विपक्ष में हैं और 1 राज्य में आप सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन 2024 को कहा जा रहा है, चूंकि इन तमाम विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं राज्यों में, इसे सेमीफाइनल नहीं कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि इसे आप मिनी वर्ल्ड कप के तौर पर, यू कैन सी इट लाइक अ मिनी वर्ल्ड कप। आप इसको कैसे मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है। मैं मेरी जितनी राजनीतिक सोच है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जब किसी भी प्रदेश के चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं जी। आप लोकल इश्यूज़ की बात करते हैं, लोकल चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाता है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तब आप देश की बात करते हैं, और ये फ़र्क हमें समझना चाहिए। ठीक है, आपने आज एक स्टेट के अंदर कुछ किया, चाहे तुष्टीकरण की चीज़ें बोली हो, चाहे आपने रेवड़ी बांटी हो, या कुछ भी किया हो, आप अगर वो स्टेट जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट सेम होगा पार्लियामेंट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। और मेरा अपना मानना है कि भारत का नागरिक बहुत समझदार है, उसको पता है कि लोकल इश्यूज़ के लिए क्या करना है, और उसको पता है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो क्या करना है। पहले जनरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ बीजेपी चुनाव हारी, और जिस तरीके से रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर के, आपने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा रहा। अब गहलोत जी भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर के राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके डिफेंड में क्या कुछ किया जाएगा, क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से होगी? देखिए, मैं तो एक बहुत सिंपल चीज़ बोलूँगा। जो लोगों को झांसा दे रहे हैं ना, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लाएंगे, वो झांसा है। झांसा क्यों है? आज आप सर्विस में हैं और आप एनपीएस के ऊपर हैं, कल ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाती है, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने टर्म और कंडीशन एनपीएस के लिए रखी है जब तक आप रिटायर नहीं होंगे जी। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का तो फायदा उसको मिलेगा जो जिस दिन आती है उस दिन जो आदमी भर्ती होता है उसको फायदा मिलेगा। तो ये तो मैंने कहा ये एक झांसा है और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। सब खुश हो रहे हैं, हाँ जी ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएगी तो हमको ये होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को बदली क्यों किया गया था? ये जितने हमारे बड़े बड़े नेता इन ऑपोजिशन में हैं जी, इनके टाइम बदली हुआ था ना। कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों में, क्यों बदली हुआ था? क्योंकि उनको पता था कि वो सस्टेनेबल फाइनेंशियली नहीं है, इसलिए आप एनपीएस के ऊपर आए। सिर्फ उसमें एक ही वर्ग को आपने छोड़ा था जी, एक वर्ग छोड़ा था, वो आर्म फोर्सेस को आपने छोड़ा था जी। और वो इसलिए छोड़ा था कि आर्म फोर्सेस की कंडीशंस अलग हैं। आर्म फोर्सेस के अंदर जो जवान आता है वो 30-35 साल के अंदर रिटायर होकर घर चला जाता है। बाहर कहीं नहीं होता ऐसा, बाहर वो पूरे 55-60 साल तक रहता है जी। तो उनकी कंडीशंस अलग थी, उनको छोड़ दिया गया। बाकियों के लिए एनपीएस लागू की गई और
हमें ये देखना चाहिए कि हम इस स्कीम को अच्छा कैसे बना सकते लेकिन जनरल इसी मुद्दे को लेकर के तो चुनाव जीते जा रहे हैं, तो तभी फिर तो मैं कह रहा बीजेपी हूं की ना, तरफ से कुछ रणनीति दैट यू हैव टू मेक। लोगों को क्या है, कई बार आप कुछ चीज़ छोड़ते हैं, लोग बाग उसके अंदर जुड़ जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं आज बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोल रहा हूँ, जितने लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं किसी को फायदा नहीं मिलेगा। फायदा उनको मिलेगा जिस दिन अध्यादेश जारी होगा, उस दिन फायदा मिलेगा। उस अध्यादेश के ऊपर बहुत से लोग कोर्ट में भी चले जाएंगे। बिना चीज को समझे एक हवा के अंदर किला बना लेना ठीक नहीं होता। बहुत से फैक्टर होते हैं जिसके कारण कि आप चुनाव जीतते हैं हारते हैं। कहीं पे आप पोलराइजेशन कराते हैं, कहीं पर कुछ एनजीओज और दूसरे लोग आप हायर करते हैं जो आपके लिए अलग गलत तरह का प्रचार कर सके। कर्नाटक में हुआ है, सबको पता है उसके बारे में। हिमाचल में एक दो मुद्दे को लेकर आप चल पड़े, हो सकता है अब लोग बागों को समझ में आ रहा होगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और मेरा अपना मानना है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखते हैं तब तक वो आगे नहीं चलती है। हम कर्नाटक चुनाव का जिक्र कर रहे हैं जनरल, तो सेक्युलरिज्म के मुद्दे को कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की दुकान बंद हो गई है, मोहब्बत जीत गई है। लेकिन उलट बिल्कुल इसके अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे और वहाँ पे चुनाव की जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, अभी से ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो मंदिर मंदिर पहुँच रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति होगी, क्योंकि यहाँ तो वो पहले से इस पूरे रणनीति को कब्जा करके बैठे हैं। भले राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की दुकान है और ये बाजार है और चलना नहीं चाहिए। देखिए, मेरे को तो लगता है कि राहुल गांधी को पता नहीं कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म कोई नारा नहीं है। अगर उसकी चीज समझी जाए, सेक्युलरिज्म क्या है, हमारी फौज से आके सीखिए। हमारे एक टेंट के अंदर सारे रिलीजन होते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारा डेलीगेशन गया था इजराइल के अंदर, तो इजराइल में गए थे तो यरूशलेम के अंदर बहुत पुरानी जगह है, सबसे पुराना मॉस्क है, सबसे पुराना चर्च है, वेलिंग वॉल है। हमारे लोगों को जब वो दिखा रहे थे, जिस जगह के सामने से गुजरे सबने ये किया श्रद्धा से। बाद में वो इजरायली जो उनका लिएज़न ऑफिसर था, उसने कहा भी आप कौन सा धर्म मानते हो? बोले जी हम तो, ये हमारा धर्म है। तो बोले लेकिन आपने उधर भी ऐसे किया, उधर भी। बोले जी हमारे लिए सबके मन में श्रद्धा है, वो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म किसी एक को बढ़ाना नहीं है। ट्रू। सेक्युलरिज्म सबके साथ श्रद्धा रखनी जरूरी है। और जहां आप एक को बढ़ाएं, दूसरे को गिराएं, कहें कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। कम से कम मेरी भाषा में तो नहीं है। और ऐसे लोगों को सिर्फ भुलावे में डालते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर क्या, वो अलग ही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। और बीजेपी जिस तरीके से 9 साल को सेलिब्रेट कर रही है, उम्मीद करते हैं कि 2024 भी आपका हो और आगे भी आप जनता को सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।